म्यूनिसिपैलिटी हमारा चैप्टर है। 13 पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए हैं कि जो एक्ट आया था म्यूनिसिपैलिटी वाला उसमें क्या क्या बताया गया था। 13 पॉइंट के बाद हमारा 14 पॉइंट है पावर टू इम्पोज टैक्सेस, यानी कि म्यूनिसिपैलिटी किस किस के ऊपर टैक्स लगा सकता है, कौन कौन से प्रावधान लिखे हुए हैं एक्ट में। तो लेवी लेवी का मतलब होता है थोपना या लगाना, टैक्स लगाना, फिर उस टैक्स को कलेक्ट करना एंड उसका इस्तेमाल करना। ठीक है, कौन कौन से हो सकते हैं? एक तो नॉर्मल टैक्स हो सकता है, ड्यूटी लगाई जा सकती है, टोल्स इनके द्वारा इकट्ठा किया जा सकता है और फीस भी इकट्ठी की जा सकती है अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय द स्टेट गवर्नमेंट लॉ। जो भी स्टेट गवर्नमेंट ने लॉ बनाया होगा उसी के अकॉर्डिंगली। देन नेक्स्ट है असाइन टू म्यूनिसिपैलिटी, मतलब जो म्यूनिसिपैलिटी है उनको असाइन किया जाएगा टैक्स, ड्यूटीज, टोल्स एंड फीस लेविड एंड कलेक्टेड बाय द स्टेट। जैसे मान लो कुछ जो टैक्सेस होंगे कई बार स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से इकट्ठे किए जाते हैं और वो स्टेट गवर्नमेंट इकट्ठे करेगी और इकट्ठे करने के बाद जो म्यूनिसिपैलिटी है उसको इस्तेमाल करने के लिए दे देगी। तो इसी को ध्यान से जरा समझना कि एक इकट्ठा करने का काम जो है वो भी म्यूनिसिपैलिटी की तरफ से होगा। दूसरे टैक्स में ये बोला गया कि इकट्ठा जो टैक्स किया जाएगा ड्यूटीज टोल्स वो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से की जाएगी और बाद में वो जो पैसा इकट्ठा होगा म्यूनिसिपैलिटी को दे दिया जाएगा। देन ग्रांट इन एड, म्यूनिसिपैलिटी को देखो गवर्नमेंट का खाता होता है, कंसोलिडेटेड फंड बोलते हैं, उसमें से भी इनको समय समय पर जैसे इनको जरूरत होती है या जितना लिखा होता है उतना इनको पैसा दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फाइनेंस कमीशन। अब यहाँ पर हम बात करेंगे फाइनेंस कमीशन की। तो शब्द आप जैसे है फाइनेंस कमीशन, तो फाइनेंस से ही समझ सकते हो कि इसका काम क्या होगा। एक्ट जो एक्ट है म्यूनिसिपैलिटी का उसमें ही इसकी बात की गई है, प्रोवाइडेड फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ द फाइनेंस कमीशन। तो एक्ट बोलता है 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 ये बोलता है कि एक फाइनेंस कमीशन बनाया जाएगा। फाइनेंस कमीशन जो होगा उसका काम क्या होगा? टू रिव्यू, रिव्यू करना फाइनेंशियल पोजीशन, यानी कि आर्थिक स्थिति म्यूनिसिपैलिटी की कैसी है इसको रिव्यू करने के लिए फाइनेंस कमीशन बनाया जाएगा और इसकी जो अपॉइंटमेंट है वो गवर्नर के द्वारा होगी। और जो फाइनेंस कमीशन बनाया जाएगा, जैसे एक्ट आया था 1992 में, तो विद इन 1 ईयर फाइनेंस कमीशन को भी बनाया जाएगा, ऐसी बात की गई थी एक्ट में। नेक्स्ट पॉइंट है कॉम्पोजिशन ऑफ द फाइनेंस कमीशन, यानी कि फाइनेंस कमीशन में कौन कौन से सदस्य होंगे। तो इसके बारे में स्टेट लेजिस्लेचर डिसाइड करेगी कि कौन कौन इसमें मेंबर होंगे, साथ ही साथ उनकी क्या क्या क्वालिफिकेशन होगी और किस तरीके से उनको अपॉइंट किया जाएगा। ये सारा कुछ कौन डिसाइड करेगा? स्टेट लेजिस्लेचर, यानी कि विधानसभा। विधानसभा में कौन बैठता है? एमएलए। नेक्स्ट पॉइंट है फंक्शंस ऑफ द फाइनेंस कमीशन। अब फाइनेंस कमीशन बन गया और उसका अब काम क्या होगा? तो ऑब्वियस सी बात है फाइनेंस से, पैसे से जुड़ा जो भी काम होगा वो फाइनेंस कमीशन के द्वारा देखा जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन स्टेट एंड म्यूनिसिपैलिटीज, नेट प्रोसीड्स, द टैक्सेस, ड्यूटीज, टोल्स एंड फीस लेविएबल बाय द स्टेट्स डिवाइडेड बिटवीन देम। तो जो भी टैक्सेस कलेक्टेड होते हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन स्टेट में और म्यूनिसिपैलिटी में किया जाएगा और ये काम होगा फाइनेंस कमीशन का। देन डिटर्मिनेशन ऑफ द टैक्सेस, ड्यूटी, टोल्स, फी असाइन टू और अप्रोप्रिएटेड बाय द म्यूनिसिपैलिटीज। जो भी टैक्सेस कलेक्ट होते हैं वो कैसे म्यूनिसिपैलिटी के द्वारा इस्तेमाल किए जाएंगे। देन ग्रांट इन एड टू द म्यूनिसिपैलिटी फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट। तो जो सरकारी खाता होता है कंसोलिडेटेड फंड, उसमें से ग्रांट इन एड मदद जो मुहैया करवाई जाती है उसकी भी इन्होंने रिव्यू करना होता है, उसका भी अच्छे से मतलब ध्यान रखना होता है। Then commission is also required to make a recommendation to the governor। जो फाइनेंस कमीशन होता है ये गवर्नर को भी सुझाव देता है। अब कौन कौन से मुद्दे में ये सुझाव देता है गवर्नर को? फर्स्ट है
measures needed to improve the financial position of the municipality, यानी कि जो म्यूनिसिपैलिटी है उसके जो आर्थिक हालात हैं उनको कैसे सुधारा जाए। Second point, extent to which consolidated fund of the state needs to be augmented by assistance from the government of India। तो जो मतलब कंसोलिडेटेड फंड होता है कैसे उसको बढ़ाया जाए और जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की हेल्प लेके और आगे इसको कैसे सप्लीमेंट किया जाए टू सप्लीमेंट द रिसोर्सेज ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज। देन एनी अदर मैटर रेफर टू द फाइनेंस कमीशन बाय द गवर्नर। कोई भी इसके अलावा कोई भी मतलब इशू हो सकता है, मुद्दा हो सकता है, रेफर टू फाइनेंस कमीशन, मतलब गवर्नर के द्वारा फाइनेंस कमीशन को रेफर किया जा सकता है इंटरेस्ट ऑफ साउंड फाइनेंस ऑफ द म्यूनिसिपैलिटी, यानी कि कोई भी बड़ा पैसे से जुड़ा हुआ मुद्दा होगा तो वो फाइनेंस कमीशन को ट्रांसफर किया जा सकता है गवर्नर के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है कमेटी फॉर डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग। तो जो डिस्ट्रिक्ट होती है वहां पर आपको एक कमेटी देखने को मिलेगी और उस कमेटी का नाम क्या होगा? कमेटी फॉर डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग, यानी कि डिस्ट्रिक्ट की जो प्लानिंग है उसके लिए एक कमेटी बनाई जाती है, उस कमेटी का नाम ही रख दिया कमेटी फॉर डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग। और ये एक्ट में लिखा हुआ है कि मतलब हर एक स्टेट की हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी होगी। प्रोविजन ऑफ द लॉ ऑफ द स्टेट, लेजिस्लेचर ऑफ अ स्टेट बाय लॉ मेक प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू। तो जो लेजिस्लेचर होगा स्टेट का इसके रिगार्डिंग एक्ट बनाएगा। कंपोजिशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी, यानी कि जो लेजिस्लेचर होगा यानी कि एमएलए ही डिसाइड करेंगे कि कौन कौन से इसके कितने मेंबर होंगे। देन मैनर इन विच सीट्स इन सच कमेटी शैल बी फिल्ड। तो जो भी इसकी टोटल डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग की सीट्स होंगी उनमें से जो टोटल 4/5 सीट्स हैं वो किस तरीके से भरी जाएंगी? म्यूनिसिपैलिटीज के मेंबर लिए जाएंगे, साथ ही साथ जो पंचायत है वहां से मेंबर लिए जाएंगे डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी के। देन फंक्शंस रिलेटिंग टू डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग विच मे बी असाइन टू कमेटी, जो भी इनको कमेटी को काम दिए जाएंगे डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग के वो इनके द्वारा किए जाएंगे। देन फंक्शंस ऑफ द कमेटी फॉर डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग। अब हम बात कर रहे हैं फंक्शंस की। जो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी होगी उनके फंक्शंस कौन कौन से होंगे? कंसोलिडेट द प्लान्स प्रिपेयर्ड बाय पंचायत एंड द म्यूनिसिपैलिटीज इन द डिस्ट्रिक्ट। तो मतलब ये उस प्लान की बात करेंगी जो पूरी एक डिस्ट्रिक्ट के लिए होते हैं। और डिस्ट्रिक्ट में आप याद रखना जो शहरी एरिया होगा वहां पर होगी म्यूनिसिपैलिटी और जो विलेज वाला एरिया होगा जिसको हम रूरल एरिया बोलते हैं वहां पर हमें देखने को मिलती है पंचायत। तो इन दोनों के लिए डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी काम करेगी। ठीक है, जो म्यूनिसिपैलिटी है यानी कि पूरी डिस्ट्रिक्ट का एरिया डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी के अंडर आएगा जब प्लानिंग इनके द्वारा तैयार की जाएगी। तो इनका मेनली काम क्या होगा? टू प्रिपेयर अ ड्राफ्ट, यानी कि कच्चा मसौदा तैयार करना डिस्ट्रिक्ट की जो डेवलपमेंट होती है उसके लिए। जो कच्चा मसौदा यानी कि पहले मतलब टेम्परेरी बेसिस पे कोई भी प्लान लेके आना और बाद में उसको फाइनली एक्सेप्ट कर देना। Then every district planning committee shall, in preparing the draft development plan, have regard to। अब कौन कौन से मुद्दे इनके द्वारा होंगे? मैटर्स ऑफ कॉमन इंटरेस्ट बिटवीन पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटी। जो भी पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी के एक जैसे इश्यूज होंगे उनको देखा जाएगा इनके द्वारा। देन मैटर्स में इंक्लूड स्पेशल प्लानिंग, शेयरिंग ऑफ वाटर, मतलब कैसे वाटर को शेयर किया जाए शहर में और गांव के वाले एरिया में, जो भी नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं उनका किस तरीके से इस्तेमाल किया जाए। एक्सटेंट एंड टाइप ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज वेदर फाइनेंशियल और अदरवाइज। तो जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनका किस तरीके से इस्तेमाल किया जाए वो भी प्लानिंग कमेटी देखेगी। चेयरपर्सन ऑफ एवरी डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी इज रिक्वायर्ड टू फॉरवर्ड डेवलपमेंट प्लान एज रिकमेंडेड बाय सच कमेटी टू द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट। तो जो भी डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग की कमेटी होगी जो डेवलपमेंट का वो प्लान तैयार करेंगी वो किसको उन्होंने आगे फॉरवर्ड करना है? स्टेट गवर्नमेंट को। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 20, कमेटी फॉर मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बड़े
सिटीज की या डिस्ट्रिक्ट की, यानी कि वो वाला एरिया जहां पर हमें पॉपुलेशन 20 लाख से ऊपर देखने को मिलती है, हम उसको बोलते हैं मेट्रोपॉलिटन सिटी। ठीक है, तो मेट्रोपॉलिटन के लिए भी एक प्लानिंग कमेटी होती है, उस कमेटी का नाम होता है कमेटी फॉर मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग। तो ये भी जो म्यूनिसिपैलिटी एक्ट है उसमें इसका जिक्र किया गया है मेट्रोपॉलिटन का। और मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी शैल बी कॉन्स्टिट्यूटेड टू प्रिपेयर अ ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान। इनका काम क्या है? तैयार करना। किस चीज को तैयार करना? ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान। ड्राफ्ट का मतलब होता है कि मसौदा तैयार करना, जैसे किसी चीज को टेम्परेरी रूप एक मतलब होता है ना कि आपको किसी चीज को कच्चा तैयार करके किसी के सामने दिखाते हो, और उसके बाद अगर उसमें कुछ चेंज की जरूरत होती है तो चेंज किया जाता है, अदरवाइज उसको ही फाइनलाइज कर दिया जाता है। ये इनका काम होता है फॉर द मेट्रोपॉलिटन एरिया, यानी कि वो वाला एरिया जहां पर जिस एरिया को हमने मेट्रोपॉलिटन एरिया बोला होगा। यहाँ पे लिखा है ना कि 20 लाख से ज्यादा मेट्रोपॉलिटन की पॉपुलेशन होनी चाहिए। और जो मेट्रोपॉलिटन एरिया डिक्लेयर किया जाएगा, उसमें हो सकता है एक डिस्ट्रिक्ट हो, या हो सकता है एक से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट भी हो सकती हैं, मतलब दो या दो से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट भी हो सकती हैं। और मेट्रोपॉलिटन में क्या क्या इंक्लूड होगा? म्यूनिसिपैलिटी और पंचायत, यानी कि दोनों ये इंक्लूड हो सकते हैं, और कोई भी एरिया इसके अलावा वो भी इसमें इंक्लूड हो सकता है, जिसको हम बोलेंगे मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी। 21st पॉइंट है कॉम्पोजिशन ऑफ द मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी। अब जो ये जो कमेटी है, जो 20 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन वाले एरिया में काम करेगी, उसकी जो बनतर है वो किस किस से बनेगी। तो ये भी जो म्यूनिसिपैलिटी का एक्ट है उसमें इसके बारे में लिखा हुआ है, कॉम्पोजिशन ऑफ द मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी के बारे में। तो लिखा गया है कि नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर्स इलेक्टेड बाय मेंबर्स ऑफ द म्यूनिसिपैलिटी एंड चेयरपर्सन ऑफ द पंचायत। यानी कि इसके जो 2/3 मेंबर्स होंगे वो कहाँ से होंगे? एक तो म्यूनिसिपैलिटी हो गई, म्यूनिसिपैलिटी आपको शहर के लिए देखने को मिलती है, और जो पंचायत होती है वो देखने को मिलती है हमें रूरल एरिया के लिए। उसमें से यानी कि चेयरपर्सन ऑफ द पंचायत, तो उसमें से इसके 2/3 मेंबर इलेक्ट होंगे। जो इसके मेंबर इलेक्ट होंगे वो किस तरीके से होंगे? जो म्यूनिसिपैलिटी की पॉपुलेशन होगी और पंचायत की पॉपुलेशन होगी, उसी के अकॉर्डिंगली इसके जो मेंबर हैं वो इलेक्ट होंगे। अगर मान लो 60% पॉपुलेशन म्यूनिसिपैलिटी की है और 40% पॉपुलेशन पंचायत की है, तो दैट मीन्स कि 6 मेंबर होंगे म्यूनिसिपैलिटी की ओर से और 4 मेंबर होंगे पंचायत की ओर से। पंचायत के सिर्फ चेयरपर्सन को ही इस कमेटी में लिया जाएगा, मेट्रोपॉलिटन वाली कमेटी में। ठीक है, then functions relating to planning and coordination for the metropolitan area assigned to such committees। तो ये मतलब कोऑर्डिनेशन प्लानिंग वाले काम इन्होंने देखने हैं। देन जो मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग है उसके फंक्शंस, प्रिपेयर अ ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान। ठीक है, ये भी 74th अमेंडमेंट में लिखा हुआ है कि मतलब जो मेट्रोपॉलिटन कमेटी है उसने ड्राफ्ट तैयार करना है, कच्चा मसौदा तैयार करके हमें दिखाना है, और उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट उसके ऊपर काम करेगी। प्लान्स प्रिपेयर्ड बाय द म्यूनिसिपैलिटीज एंड पंचायत इन द मेट्रोपॉलिटन एरिया। तो प्लान्स प्रिपेयर्ड होंगे किसके द्वारा? म्यूनिसिपैलिटीज के द्वारा एंड द पंचायत के द्वारा। मैटर्स ऑफ कॉमन इंटरेस्ट बिटवीन म्यूनिसिपैलिटीज एंड पंचायत। तो कोई भी अगर ऐसा इशू होता है या मुद्दा होता है जो म्यूनिसिपैलिटी और पंचायत का कॉमन है, तो ऐसे इशू को भी देखा जाता है। और साथ ही साथ जैसे वाटर को कैसे शेयर किया जाए, और भी फिजिकल नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि कोई भी कोई ढांचा होता है, कोई कामकाज होता है जो शहरी एरिया के लिए और ग्रामीण एरिया के लिए एक जैसा है, तो उसके ऊपर काम किया जाता है मेट्रोपॉलिटन कमेटी के द्वारा। देन ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स एंड प्रायोरिटीज सेट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट। तो जो मेन काम होगा मेट्रोपॉलिटन सिटी का वो क्या होगा कि जो मेन उद्देश्य होता है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का और गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट, उसकी पूर्ति करनी होती है। ठीक है, मेट्रोपॉलिटन सिटी जो प्लानिंग होती है उसकी टीम की।
Then chairperson of every metropolitan planning committee shall forward development plan to the गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट। जो मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी होगी वो जो भी प्लान तैयार करेगी वो प्लान की रिपोर्ट गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट को आगे भेज दी जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 23। तो ये बोलता है कि एक्ट स्पेसिफिकली प्रोवाइड्स, एक्ट मुख्य तौर पे ये प्रोवाइड करवाने की कोशिश करता है कि वैलिडिटी ऑफ एनी लॉ, जो भी कानून इसमें लिखा हुआ है उसकी जो वैलिडिटी है उसके बारे में बात कर रहा है, रिलेटिंग टू द डिलिमिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसीज और अलॉटमेंट ऑफ सीट्स टू सच कॉन्स्टिट्यूएंसी शैल नॉट बी कॉल्ड इन क्वेश्चन इन एनी कोर्ट। तो देखो जैसे इसकी सीट्स होती हैं, जो भी इसमें जैसे हमारे काउंसलर होते हैं इनकी जो, क्योंकि इनको कुछ पर्टिकुलर एरिया दे दिया गया है, ये नहीं कि मान लो जो मेरे वार्ड का काउंसलर होगा वो दूसरी वार्ड में जाके काम करवाएगा। उसका मेनली काम क्या होगा कि उसने अपने एरिया में डेवलपमेंट करवानी है। तो जैसे मान लो हमने बोला ना कि जलंधर में 80 आपको वार्ड्स देखने को मिलते हैं, तो ये वार्ड जो है ये घटाए या बढ़ाए जाएंगे, इसको लेके आप मतलब कोर्ट में जाके कोई केस नहीं कर सकते, ठीक है। शैल नॉट बी कॉल्ड इन क्वेश्चन इन एनी कोर्ट, किसी भी कोर्ट में जाके ये आप केस नहीं कर सकते। ये अगर एक्ट के अकॉर्डिंगली स्टेट गवर्नमेंट को लगेगा तो तभी इसमें आप चेंज देख सकते हो, अदरवाइज नहीं देखोगे। पहले हमारे जलंधर की टोटल 60 सीट थी काउंसलर की, जब इस बार इलेक्शन हुए तो उनको बढ़ा के 80 कर दिया गया, ठीक है। एक्ट फर्दर लेज डाउन that no election to any municipalities shall be called in question except election petition presented to such authority। तो मतलब आप पिटिशन डाल सकते हो, पिटिशन का मतलब होता है कि आप दया याचिका कर सकते हो इससे रिलेटेड डिपार्टमेंट्स में, अदरवाइज आप मतलब कोई चेंज डायरेक्टली कोर्ट में जाके नहीं करवा सकते, ये बोला गया है। एंड इन सच मैनर इज प्रोवाइडेड फॉर अंडर एनी लॉ मेड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ अ स्टेट। तो जो इसके रिगार्डिंग कानून बनाया गया है म्यूनिसिपैलिटी के कानून में जो लिखा हुआ है कि कैसे इनकी डिलिमिटेशन हो सकती है कॉन्स्टिट्यूएंसी की, यानी कि इनका जो एरिया है कैसे बढ़ाया या घटाया जा सकता है, जो कानून में लिखा है बदलाव उसी के अकॉर्डिंगली होगा। कोर्ट में जाके आप कानून में एरिया के में बदलाव की आप उम्मीद नहीं कर सकते, वो ऐसा नहीं होगा। तो फाइनली हम ये बोल सकते हैं कि जो म्यूनिसिपैलिटी एक्ट आया था 1992 वाला, वो एक भारत की जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसमें बहुत ही बड़ा हमें बदलाव देखने को मिला था। उसमें मुख्य तौर पे क्या हुआ था कि जो म्यूनिसिपैलिटी का जो गठन किया गया था उसके हाथ में बहुत ज्यादा पावर दी गई थी। अब साथ ही साथ उनके पास फाइनेंशियल पावर भी आ चुकी है कि बहुत सारे काम जो होते हैं इनके द्वारा ही किए जाते हैं। ये नहीं कि डायरेक्टली हर एक छोटे से छोटे काम में स्टेट गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट होती है। जैसे आपको पता है कि आपके मोहल्ले की जो स्ट्रीट लाइट्स होती हैं, अगर वो खराब होती है तो आप देखो म्यूनिसिपैलिटीज के साथ ही आप कांटेक्ट करोगे, आपके जो काउंसलर वगैरह होंगे उनके साथ आप कांटेक्ट करोगे, आपके मोहल्ले के जो रोड्स होते हैं तो उसमें उनकी काफी मतलब भागीदारी होती है, इन्वॉल्वमेंट होती है। तो इनका जो टाइम पीरियड है वो फिक्स होता है, वो 5 साल के लिए काम करते हैं। इन केस अगर अच्छे से काम नहीं करते तो इनको हटाया भी जा सकता है। तो ये जो बदलाव किए गए हैं सरकार की तरफ से, ये मतलब काफी सराहनीय है, कमेंडेबल जॉब सरकार की तरफ से की गई है। और उम्मीद करते हैं कि आने वाले टाइम में और भी इसमें हमें सुधार देखने को मिलेगा। और अभी तक इसका काम हमें अच्छे से देखने को मिला है। सो दिस इज द एंड ऑफ द लेक्चर।